देखिए आशीष भाई, आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन का चाहे वो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम हो चाहे फिर कोई और एग्ज़ाम हो, बहुत अहम रोल होता है मोटिवेशन। क्योंकि एक कहावत है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ज़ीरो से मेंस क्लियर करने तक की पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सवाल सबसे बड़ा बच्चों के सामने ये आता है कि मैम प्री की और मेंस की तैयारी क्या साथ साथ होती है क्या? राइट। है ना? अब हमने प्री तो क्वालीफाई कर लिया, अब हमारे पास मेंस के कुछ नोट्स ही नहीं है, हमने तो बस प्री हमारा पहली बार ही निकला है। 3 मार्कर और 5 मार्कर के बारे में आप बात करना चाह रहे थे। हुँ। हम उसके बारे में बात करते हैं। उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है? देखिए 3 मार्कर जो है ना उसका बहुत मतलब महत्वपूर्ण रोल आपकी एग्ज़ाम में रहता है। जो स्टूडेंट ख़ास करके जिन्हें लगता है कि एक अधिकारी बनना उनकी तकदीर में नहीं है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। सिमी दी, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे एक बार फिर से। आपके साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किया है और तब से मुझे लग रहा था कि और मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट भी आई कि सिमी दी से और बातें की जानी चाहिए, क्योंकि जैसा हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, हुँ, हुँ। आप आज कई सारी फीमेल्स के लिए रोल मॉडल बने हैं, कई सारी फीमेल्स आपसे इंस्पायर हुई है, मोटिवेट हुई है। तो आपसे इन बारों में बहुत सारी बातें करना है मुझे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं मोटिवेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड इंडियन एस्पिरेंट शो, तब हमने सोचा था कि ये सिर्फ एक ऐसा शो होगा जिससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। बट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉडकास्टिंग, कई सारे टॉपर्स के साथ हमने बात किया, तो आज हमको कमेंट्स मिलती है कि आपके इस चैनल से उनको इंस्पिरेशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, राइट? हुँ, हुँ। तो सबसे पहले थैंक यू आपको, आप थैंक यू सो बच्चों को मच। इंस्पायर करते हैं। फर्स्ट चीज़ कि मोटिवेशन की ज़रूरत जो मुझे समझ में आई है, हर एस्पिरेंट को इसलिए लगती है क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत लेंदी, बहुत लंबा है, ऑफ़ पेशेंस की कोर्स। रिक्वायरमेंट होती है हुँ, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट? तो मोटिवेशन के लिए सेल्फ इंस्पायर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और जैसा बिल्कुल, हम अभी बात कर रहे थे कि आप सेल्फ इंस्पायर्ड हैं इसलिए आप सिलेक्शन ले पाएँ। बिल्कुल। तो मोटिवेशन किस हर एस्पिरेंट के लिए क्यों ज़रूरी होता है और वो सेल्फ इंस्पिरेशन कहाँ से लाई जाती है? देखिए आशीष भाई, आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन का चाहे वो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम हो चाहे फिर कोई और एग्ज़ाम हो, हुँ, बहुत अहम रोल होता है हुँ, मोटिवेशन। क्योंकि एक कहावत है ना कि मन के हारे हार है और मन हुँ, के जीते जीत, है ना? राइट। तो अगर हम मन से ही हार गए, हम मन से ही हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बहुत भय की स्थिति है कि यार होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब मैं तैयारी करती थी स्टार्ट, तो जब एक प्रोसेस बहुत लेंदी खिंचाती है ना, चूँकि हुँ, एमपीपीएससी एक धैर्य, संयम और त्याग की परीक्षा है और धीरे-धीरे चलती है। जैसे आज प्री है 17 दिसंबर को, तो अब राइट। प्री होगा, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा 2 महीने में, फिर वेट करना पड़ेगा, फिर मेंस के फॉर्म डलेंगे, 1 महीने का हुँ, टाइम उसमें जाएगा, फिर 3-4 महीने बाद मेंस होगा, फिर कहीं जाके 2-3 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो राइट। एक बहुत लेंदी प्रोसेस एमपीपीएससी की है हुँ, और अगर किसी एस्पिरेंट्स में मोटिवेशन नहीं है, हुँ, तो आप बात मानिए कि आप ना अपने आप को पीछे उसमें धकेल लोगे। हुँ, और वहीं अगर आप मोटिवेटेड हो, तो आप मान लीजिए कि 70% जो है आपका काम वहीं पे बन जाता है। फिर हुँ, 30% जो है वो आपको तैयारी करनी पड़ती है और जब मोटिवेशन से फुलफिल एक कैंडिडेट आगे बढ़ता है, तो वो हुँ, तैयारी को भी कर लेता है। तो ये मोटिवेशन का रोल है। अब स्टूडेंट्स क्या हैं कि बहुत से तो सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हुँ, सबकी लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव होते हैं, तो वो बेचारे स्टूडेंट भी फिर वापस से डीमोटिवेट हो जाते हैं। राइट। तो मोटिवेशन के लिए क्या करें कि सबसे पहले अपने अंदर वो चिंगारी हमको जगानी पड़ेगी। एक हुँ, अंदर हमेशा आग जो सुलगती रहनी चाहिए, हुँ, एक पीएससी कैंडिडेट के अंदर। और पीएससी कैंडिडेट को छोड़कर और जितने भी कैंडिडेट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप भले ही किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, यूपीएससी हो या अदर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम हो, हुँ, आपके अंदर एक लगन, एक आग हमेशा सुलगनी चाहिए और वही जो आग है, वो आपके इंजन को आगे जो है वो धकेलती है। राइट। तो वो चीज़ हर कैंडिडेट में होना चाहिए और आप बात मानिए आशीष भाई, हुँ, अगर वो चीज़ है, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सफल हुई तो मैं मेरी सफलता का आज ये राज़ यहीं पे खोल रही हूँ कि हुँ, वो आग थी मेरे अंदर, तो हुँ, मैं रुकी नहीं। और जब आपने सोच लिया ना कि यार रुकना नहीं है, तब तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। भगवान स्वयं आते हैं आपकी मदद करने के लिए। करेक्ट है। जी, हाँ, और वो आग, वो जुनून, वो पैशन होना ज़रूरी है जिस भी काम को आप कर रहे हैं उस काम के लिए, बिल्कुल। राइट? ठीक है। सिमिदी, लेट्स जंप इनटू प्रीलिम्स। ठीक है, एमपीपीएससी एग्ज़ाम पे हम बात करते हैं। अगर
कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रीलिम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो 0 to एडवांस प्रीलिम्स क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहले हम वो डिस्कस करते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। बिल्कुल। तो आप क्या स्ट्रैटेजी किसी बच्चे को आज बनानी चाहिए? देखिए, एक स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने सिर्फ अपने स्कूल लाइफ में हिस्ट्री पढ़ी थी, स्कूल लाइफ में उसने ज्योग्राफी पढ़ी थी, फिर उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले लिया या साइंस फील्ड ले लिया, अदर फील्ड ले ली, है ना, उसने इंजीनियरिंग कर ली, तो उसका इन सब सब्जेक्ट से नाता टूट जाता है। जनरल साइंस हो गया, है ना, तो वो स्टूडेंट एकदम फ्रेशर है, उसको कुछ भी नहीं पता। अब उसको पीएससी की तैयारी करनी है। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं एक जनरलाइज वे में बताऊं, हर एग्ज़ाम की ये डिमांड होती है कि उस एग्ज़ाम में आना क्या है वो एक स्टूडेंट को जान लेना चाहिए। अगर उनका रुझान उस एग्ज़ाम की तरफ है तो आप कैसे जानेंगे? उसके लिए सबसे अच्छा जो शस्त्र है हमारा, वो है हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मार्केट से सॉल्व पेपर ले आएँ या अनसॉल्व पेपर लेकर आएँ और एक नज़र उस पर डालें, उसको पढ़ें। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, पेपर ऐसा आता है। आपको आ गया समझ में? आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सब बात की बात है। आपको उसको देख के टेंशन नहीं लेना है कि यार पेपर बहुत कठिन है। अरे भाई, आपने पढ़ा ही नहीं है तो पेपर तो आपको टफ लगेगा वो। ठीक है, और देखकर अगर ज़्यादा सरल लगे तो उतना उत्साहित भी नहीं होना, सिर्फ आपको देखना है। तो उससे आपको पूरा एक माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऐसा पेपर आता है। उसके बाद आप क्या करें, आप गाइडेंस ले सकते हैं और प्री की आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। आप अच्छे शिक्षकों का आप गाइडेंस लें और अपने बेसिक्स क्लियर करें। जैसे एमपीपीएससी में जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी होती है, इकोनॉमी होती है, जनरल साइंस होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, ये सब हमको पढ़नी होती है, एनवायरनमेंट स्टडी पढ़नी होती है। फिर उसके बाद में हमको एमपी का बहुत रोल रहता है। अगर हम एमपी की तैयारी करते हैं एमपीपीएससी की, तो एमपी का ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर्स होता है, खेल होता है ना, 10वीं यूनिट में आयोग है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब्जेक्ट हमको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेंगे। या तो आप कोई अच्छी क्लासेस लें, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर टीचर्स आपका पूरा बेस क्लियर करवाएंगे। अब देखिए, मेरे पास सोशल मीडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं ऐसे मैसेजेस कि दीदी हम क्लास नहीं ले सकते या हम इंदौर नहीं आ सकते। खास करके कुछ गर्ल्स हैं जो ऑलरेडी मेरी तरह हैं और विवाहित हैं, जो इंस्पायर हुई हैं कि हाँ, मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो दी हम भी कर सकते हैं आपकी तरह। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो क्या करें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से आप कंटेंट जुटा लें। ठीक है, अब वहाँ से भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक बार इंदौर आ जाएं। इंदौर में आप 2-3 कोचिंग संस्थानों के नोट्स लेकर चले जाएं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में वो दे देना, मैं आपको बता दूंगी। तो वहाँ से आप 2-3 संस्थानों के नोट्स लेकर के जाएं और अपने कॉम्पैक्ट नोट्स वहाँ पे बना लें। एमपीपीएससी का सिलेबस आपको साथ में रखना है। सिलेबस में एक एक पॉइंट जो भी दिया है वो सारी चीज़ें आपको उस नोट्स में ढूंढ लेकर के अपने एक सेल्फ नोट प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट वो हैं जो नहीं आ सकते या जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो इंदौर में पीईटीसी सेंटर है। ठीक है, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, होलकर विज्ञान महाविद्यालय के सामने। तो आप वहाँ पर एडमिशन जाकर ले लें। वहाँ पर शासन जो है वो पीएससी के लिए पूरी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। अब जो विदाउट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर वो भी होनहार हैं, तो वो भी विशेष अनुमति से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ पे उन बच्चों को गाइडेंस मिल जाएगा। तो ये बात हो गई कि यार हमें बेस कैसे बनाना है। एक बच्चा जो कोचिंग प्रेफर कर सकता है ना, उसको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी कि सब चीज़ें उसको ठीक है तैयार मिले, वो एफर्ट लगा सकता है तो भाई लगाए, ठीक है ना, क्योंकि कोचिंग हर बच्चा करता है।
बहुत सारे नहीं कर पाते तो वो उनका परसेंटेज कम होता है। जैसे मेरी बात करें तो मैंने भी क्लासेस की थी इनिशियली, क्योंकि मुझे भी अपना बेस बनाना था, तो वो बनाया। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पीटीसी में बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल मैम है भार्गव मैम, तो बहुत अच्छा नेचर है और बहुत सपोर्टिव भी है। तो वहाँ पे आप एडमिशन ले लें, बढ़िया से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और अखबार का आप पढ़ सकते हैं, अखबार में उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई कि हमने रिसोर्स जुटा लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें बनाना था घर मतलब कि हमें पीएससी के बारे में हमको करना था, तो हम सबसे पहले रिसोर्स जुटाएंगे, ठीक है। तो हमने रिसोर्स जुटा लिए, हमने नोट्स रख लिए, ठीक है। अब हमको उनको पढ़ना है, ठीक। ओल्ड पेपर हमने पढ़ चुके हैं तो हमें पता है। अब पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में एमपीपीएससी के पेपर 1 में 10 यूनिट है। तो जब आप एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, जैसे कि अगर आप क्लास ले रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको कम से कम 6 महीने से लेके साल भर तक पूरा एमपीपीएससी प्री का सिलेबस अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता था, तो वो पूरा टाइम इतना आपको देना पड़ेगा, ताकि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अभी जैसे हम टॉपर्स को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब सेलेक्ट हो गए, है ना, बहुत कम टाइम में हुए होंगे। ऐसा नहीं है। हर जो व्यक्ति सफल होता है उसके पीछे की एक बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, जो उसने खुद सफ़र किया था, वो उसे पता होता है कि कितनी मेहनत लगी और कितना टाइम देना पड़ा था। तो स्टूडेंट्स वो नहीं देखते, उन्हें लगता है कि नहीं यार बस ये सक्सेस है और मैं भी फटाफट, जैसे आज प्री थी तो मेरी 2 महीने में जल्दी से प्री निकले और फटाफट से 4 महीने में मेंस निकले और मैं डीसी बन जाऊं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है ना। हो सकता है इतनी तैयारी करने के बावजूद भी आपका प्री ना निकले, है ना। जैसे कि मेरा भी नहीं निकला था 2018 में प्री, लेकिन फिर 19 में निकला। एक बार निकलता है तो फिर आप उस एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम है उसके आप एकदम प्लेयर हो जाते हो, मजे हुए, फिर आपका हमेशा निकलता है। तो वो चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, पेशेंस के साथ बढ़ना चाहिए, और इन चीज़ों में समय लगता है तो वो समय भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर कोचिंग में किसी एडमिशन लिया है तो आपको कोचिंग में वहाँ पर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग इसेंशियल है, थोड़ा आपका रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन बिना कोचिंग के भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने वही बताया कि आप 3-4 संस्थानों के आप नोट्स लेकर आएँ, उसको आप कंबाइन करें, सिलेबस को आप सामने रखें और वो सिलेबस की हर एक लाइन आपके नोट्स में आपको मिलनी चाहिए। प्री के नोट्स बनाना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं भी नोट्स बना रहे हैं तो मान लीजिए कि मैं एक कोचिंग के नोट्स लेकर आई, उसमें मैंने 4 बातें पढ़ी किसी टॉपिक के बारे में, जैसे मध्य प्रदेश की नदियाँ मैंने उसमें पढ़ी, तो नर्मदा नदी का डिस्क्रिप्शन मिला, चंबल नदी का मिला। मान लीजिए कि उसके अंदर एक कोई सी लूनी नदी का डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास दूसरी कोचिंग के भी नोट्स हैं, तो मैंने वो वाली लाइन को अपने इस वाले नोट्स में रख लिया, क्योंकि मैं इसको बेस मान रही हूँ। तो 2-3 जगह की जो बातें थी जो मेरी इस नोट्स में छूट गई थी वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर ली। तो यहाँ पर मेरा एक कॉम्पैक्ट नोट्स बन के तैयार हो गए। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सारी चीज़ें पता है कि उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी है ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी है, जल प्रपात शब्द का मतलब क्या होता है। बच्चों को बहुत सारे शब्दों का ही मतलब पता नहीं होता। तो चूंकि हमने कक्षाओं में बैठकर ज्ञान ले लिया है या किताबों के माध्यम से हमने ज्ञान ले लिया है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पर डालकर पढ़ लीजिए या विकिपीडिया पर डालकर उसको पढ़ लीजिए, आप सर्च कर लीजिए। तो जो भी टॉप मोस्ट 2-3 वेबसाइट खुलेंगी उसमें से आप उसको पढ़ लें तो आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उस टॉपिक को लेकर के। तो अब आपको पूरा सब चीज़ें पता है। जैसे आप नदियाँ पढ़ रहे हो तो आपको सब पता है नदियों के बारे में, बस अब आपको फैक्ट जुटाने हैं। जो तरीका मैंने बताया कि एक प्रॉपर एक नोट्स लेके 2-3 जगह के नोट्स उसमें मर्ज करें, ज़्यादा हमको फैलावड़ा नहीं करना है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा कोचिंग के नोट्स हमको प्रेफर नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो वो हमने इस प्रकार से अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया। अब बारी आती है पढ़ने की,
है ना, सेल्फ रिवीजन की, क्योंकि ये चीज़ें तो हमको क्लास में पढ़ाई गई है, या फिर क्लास की नहीं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने स्टडी मटेरियल जुटा लिया, लेकिन अब उनको उसको पढ़ना भी तो है, याद भी तो करना है। तो एग्ज़ाम आने के 4 या 5-6 महीने पहले से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसका पढ़ना उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे और फैक्ट्स को आप लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उसको पढ़ें। आप पढ़ने में क्या होता है कि स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो उसको नींद आने लगती है, 2 घंटे से ज़्यादा उसकी सिटिंग नहीं होती, वो बैठता है पढ़ने के लिए लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहीं लगता है कि किसी फ्रेंड से बात कर ले या कभी घर पे बात कर ले, या घर की किसी बात का टेंशन हो जाता है कि अरे यार घर पे तो ये चीज़ हो गई, अब कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत सारे विचार आते हैं। तो फिर मैं अपने उसी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आऊँगी कि वो आग आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको पढ़ने के लिए फोकस करेगी और मोटिवेट करेगी, ठीक है ना। तो जब तक वो चिंगारी नहीं होगी ना, तब तक व्यर्थ है आशीष भाई, मैं सच बता रही हूँ, लिटरली बता रही हूँ। तो वो आग आप फिर से याद करो, आप सोचो कि यार आप क्यों पढ़ रहे हो। आप अगर तैयारी करने के लिए इंदौर आए हो तो क्यों पढ़ रहे हो, किस उद्देश्य से आए हो, किन किन के सपने आप इस इंदौर शहर में लेकर आए हो, इस मिनी मुंबई में लेकर के आए हो, उस पल को आप याद कर लेना। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो मन है वो पढ़ाई में बखूबी लगेगा। आप 2 घंटे पढ़ने बैठ जाओ ईमानदारी के साथ, अगले दिन आप उसको आधा घंटा बढ़ा दो, फिर अगले दिन आप उसको 1 घंटा बढ़ा दो, ऐसे करके आप उसको धीरे 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 आपकी जो स्टडी टाइम है उसको 6 घंटे तक लेकर जाओ, ठीक है। फिर धीरे से उसको और 1 घंटा बढ़ा दो, फिर धीरे से 1 घंटा बढ़ा के, जो मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर पूरी क्लास एक स्टूडेंट ले चुका है, क्लास नहीं ली है तो पूरा कंटेंट उसके पास है, उसको सारी चीज़ें पता है ना, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, पवनें क्या होती है, हर चीज़ उसको, हर चीज़ का अर्थ पता है, पवनें क्यों चलती है, मतलब कंसेप्ट उसके क्लियर है ना। लेकिन अब उसको खुद की तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेगा स्टूडेंट कि उसको सिटिंग बनानी है 6 से मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 या 10 घंटे की, ठीक है। अभी एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले की ये बात हो रही है, प्री के, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में तो उसने 2 घंटे पढ़ा तो किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि हम टाइम बढ़ा रहे हैं, हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हम उस 10 घंटे को 2-2 घंटे के स्लॉट में बांट देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम 10 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना तो हम बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने शुरुआत के 2 घंटे मान लीजिए कि हमको पढ़ना है और हमको रिदम बनाना है, फ्लो बनाना है, तो हम उस सब्जेक्ट को उठाएंगे जो हमको पढ़ने में सरल लगता है और जो इजी लगता है, ताकि एक हमारा रुझान बढ़े पढ़ने के लिए और हमको बोरियत महसूस ना हो। तो जैसे 2 घंटे आपने एमपी की ज्योग्राफी पढ़ ली, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 घंटे आपने साइंस को दे दिया, 2 घंटे आपने कंप्यूटर को दे दिया। अब आपको बीच में ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो चाय पीनी है, या मैं अब पढ़ते पढ़ते मेरी कमर दर्द हो गई है, तो आप छोटी सी 15-20 मिनट की नैप ले लो, आप चाय पीकर आ जाओ, है ना। आप बहुत थक गए हो तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आप बहुत ही ज़्यादा आपको इच्छा नहीं हो रही तो आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, पर मन मार के कभी भी पढ़ाई करने आपको नहीं बैठना है, ठीक है। अगर बैठ गए हो तो फिर ठान लेना कि ईमानदारी से पढ़ूंगा ही, मन लगा के पढ़ूंगा ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के स्टडी उसकी करनी चाहिए। जो भी फैक्ट आप आपके नोट्स में पढ़ते हो उनको आप अंडरलाइन करते जाओ, ताकि जब आप उसको दूसरी बार पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको 70% कम टाइम लग रहा है उसको पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कि कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें छोड़ने वाली चीज़ें होती हैं, जो एक स्टूडेंट को अनुभव से पता चलती है। एमपीपीएससी में क्या पढ़ना है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या छोड़ना है ये भी एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हम लगातार कठिन चीज़ों के जो हमसे नहीं बन रही उनके पीछे भागेंगे तो उनको छोड़ देना ही उचित होगा, ठीक है। क्योंकि वो हमको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आपका पढ़ाई का जो पूरा सिलसिला था सब सेटअप हो गया कि हम एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगले दिन में हमने जो 5 सब्जेक्ट पहले दिन पढ़े थे उनको हमने स्किप करके दूसरे 5 सब्जेक्ट उठा लिए। तो आप जो भी आपके कैलेंडर में एक निशान लगा लें, मार्क कर ले कि इस डेट से इस डेट तक
इतने दिन मेरी एग्ज़ाम को बचे हैं और मुझे इस टाइम स्लॉट में ये वाला सब्जेक्ट पूरा पढ़ कर के तैयार करना है, ठीक। अब चूंकि आपके पास में मटेरियल भी आ गया था, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, आपने पढ़ना भी चालू कर दिया। पढ़ने के समय आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अब क्या करना है, आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि हमने जो पढ़ा वो हमें याद भी रहता है या नहीं, या बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स लगाएं, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव्स लगा लें। जब एग्ज़ाम करीब आ जाती है, प्री के 2 महीने बचते हैं या 2.5 महीने बचते हैं या 3 महीने बचते हैं, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, फॉर्म भर जाते हैं, तो फिर हम क्या करें कि एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमको लगा लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे परहेज़ करते हैं, लेकिन मैंने लगाई थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम लगा लेते हैं ना, तो जो एग्ज़ाम में हम गलतियां करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमसे नहीं भी बन रहा है और चूंकि हमने इतना पढ़ा है, तो हमारा तुक्का लगने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा सही बैठने लगते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें हमको करते करते ही आती है, तो वो प्रैक्टिस सेट आपको लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में भी सक्षम नहीं हैं, तो मार्केट में बहुत सारे कोचिंग्स के टेस्ट पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप उसकी हार्ड कॉपी लेकर आएँ और अपने घर पर लगाएं और अपने आप को सेल्फ एवेल्यूट करें। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, उस बुक के भी आप ऑब्जेक्टिव लगा लें, ठीक है। उससे आपके जो भी बेसिक सब्जेक्ट हैं इंडिया के, जैसे इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। फिर एमपी की आप बुक लेकर आएंगे, उसके आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तो उससे आपके एमपी के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप ऐसा करें। साथ साथ में आप कभी कभी 1 घंटा करंट अफेयर को भी दे दें कि करंट अफेयर जो है वो हमको पढ़ते रहना है। तो वो एक अपना जो भी आपका टाइम टेबल है, वो जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ सामने आप दीवार पे उसको चिपका लीजिए। तो इस तरीके से जो है वो आपको प्री पढ़ना है। आप पढ़ें, टेस्ट पेपर लगाएं, आप एग्ज़ाम दे के आएँ, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मैं तो ऐसा भगवान से विश करती हूँ कि हर स्टूडेंट अगर इस तरीके से पढ़ता है तो उसकी प्री नहीं रुकनी चाहिए, एक ही बार में उसकी प्री क्वालिफाई होनी चाहिए। दीदी, आपने अपनी इस तैयारी की, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के अंदर आपने पीईटीसी के बारे में बताया। पीईटीसी के बारे में मुझे आपसे बात करना है, क्योंकि 3-4 साल से जब मैं तैयारी कर रहा था 2016 से, तब से मुझे भी नहीं पता था कि पीईटीसी करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है। जब हमने पॉडकास्ट चालू किया तब हमें पता लगा कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री इतना अच्छा कंटेंट दे रही है बच्चों के लिए। तो पीईटीसी के बारे में मुझे जानना है, बट पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी मेंस के बारे में। आप मेंस की भी स्ट्रैटेजी क्लियर कर लीजिए, ताकि हर जीरो से मेंस क्लियर करने तक की पूरी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए, प्री का जब बच्चा पेपर देकर आता है तो उसको 1-2 दिन में अपने नंबर जो है वो एवेल्यूट कर लेना चाहिए। बहुत सारे संस्थान जो हैं वो नंबर डालते हैं, मतलब आंसर शीट डालते हैं। तो जब हम प्री देकर आते हैं तो थोड़े से टिक मार्क आपको आपके पेपर में कर लेना चाहिए कि मैंने ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर लगाया था, ताकि घर आप आकर के आप सेल्फ एवेल्यूट कर सके कि आपको एग्जाम में मार्क्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि प्री का तो रिजल्ट 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आएगा, तब तक तो मेंस के फॉर्म आ जाएंगे, तो आपको फिर मेंस की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें कि लगा लें। फिर इसमें देखें आपकी एक संतोषजनक जो कट ऑफ मार्क्स है, आपके 70 से 80 क्वेश्चन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आप उतना लेकर के आ रहे हैं, है ना, तो आप क्या करें, फिर मेंस की तैयारी में आप जुट जाएं। ठीक है। अब सवाल सबसे बड़ा बच्चों के सामने ये आता है कि मैम प्री की और मेंस की तैयारी क्या साथ साथ होती है क्या? है ना। अब हमने प्री तो क्वालिफाई कर लिया, अब हमारे पास मेंस के कुछ नोट्स ही नहीं है, हमने तो बस प्री हमारा पहली बार ही निकला है, मेंस का कुछ भी मटेरियल नहीं है, है ना। तो 2 तरीके के स्टूडेंट है कि जिनका पहली बार प्री निकला है, कुछ भी उनके पास में मटेरियल नहीं है ना, और एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में मटेरियल है ना, पहले भी मेंस दे चुके हैं वो, लेकिन उनका निकलता नहीं है। तो ऐसे भी स्टूडेंट है। तो दोनों स्टूडेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, प्री जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो प्री के साथ साथ एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसकी ये खासियत होती है कि वो मेंस के भी साथ साथ नोट्स बनाते चले। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कि मेंस के पुराने उसको पेपर जो हैं वो देख लेना चाहिए, ताकि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में उसको पता चल सके। फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है सिलेबस। आप मेंस का सिलेबस देखें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग
नोट्स बनाएं। नोट्स कहाँ से बनाएं? तो फिर से मैं वही बता रही हूँ कि भैया मैंने तो कभी कभी मोटी किताबें इतनी पढ़ी नहीं कि पॉलिटी के लिए जो है मैं लक्ष्मीकांत की बुक लेकर के आ गई, है ना, अर्थशास्त्र के लिए रमेश सिंह लेकर आ गई, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे अपना घर परिवार भी देखना था और पढ़ाई भी करनी थी। तो मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, है ना। एक स्टूडेंट को आज के ज़माने में हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे शिक्षाविदों ने उस पर काम करके आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया है। अगर आपको उसकी विश्वसनीयता पर थोड़ा शक है तो मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ कि 2-3 जगह के आप नोट्स लेकर आओ, क्योंकि हो सकता है किसी एक संस्थान से कुछ बातें अपने नोट्स में लिखना भूल गई हो, तो आप 2-3 जगह के नोट्स लेके आओ। अब मेंस की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि उसमें आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेंगे। भी मैंने प्री के लिए क्या बोला कि ऐसे ही काम चल जाएगा, उसी नोट्स में आप लिख लो, पर मेंस में ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। मेंस में तो आपको 3 जगह के नोट्स कंबाइन करके उस टॉपिक को प्रॉपर समझ करके, पुराने पेपर देख करके कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपके पास में होना चाहिए। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम 3 मार्कर के लिए क्या करें, तो वो भी मैं बता देती हूँ कि 3 मार्कर के लिए आप प्री से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। प्री के नोट से आप 3 मार्कर को पढ़ लीजिए, और अगर आप 3 मार्कर के अलग से कॉपी में नोट्स बना सकते हैं तो आप वो बना लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के 3 मार्कर की एक अलग से कॉपी बना ली थी, लेकिन मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके जो 3 मार्कर हैं वो अपने प्री के नोट्स से कवर कर लिए थे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था। तो जैसा जिसका मतलब स्थिति बैठ जाए, जो स्थिति फिट हो जाए, उस हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमारे मेंस के पूरे नोट्स बन के तैयार होना चाहिए साथ साथ, मतलब एक प्री का और मेंस का जो कारवा है वो साथ साथ चलता है। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को तो यही भरोसा नहीं था कि हमारा प्री निकलेगा कि नहीं, अब उनका एकदम से निकल गया, तो आप मान के चलिए आपको 3 से 4 महीना का जो टाइम है वो तो मिलता है एनी हाउ। तो अब हमारा चूंकि प्री निकल गया है, ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उनको तुरंत ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। आपका प्री निकला है, आपने लाखों बच्चों को पछाड़ करके, मतलब अभी जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो शायद 2.5-1 लाख के समथिंग ये फॉर्म भराए थे प्री के, ठीक है ना। तो इतने लाखों बच्चों को आप पछाड़ करके कुछ हज़ारों बच्चों की गिनती में आप आ गए हो, तो मेरे हिसाब से कि अब आपके माइंड में पढ़ने के अलावा तो और कुछ काम नहीं होना चाहिए। अगर सच में आपके अंदर वो डेडिकेशन है और एग्जाम को क्रैक करने की वो आग आपके अंदर जल रही है, मैं बता रही हूँ आशीष भाई, बच्चे हैं ना इतना लाइटली लेते हैं एमपीपीएससी को कि प्री निकल गई है और इधर उधर घूम रहे हैं, घर चले गए, कजिन की शादी है और फलान जगह घूमने चले गए, सीरियस नहीं लेते। अगर आप खुद अपनी एग्जाम के साथ मजाक करोगे ना तो एग्जाम आपका मजाक बना देगी। और मैंने ऐसे बच्चों को बहुत देखा है, क्योंकि एक बहुत लंबा जो टाइम था, मैंने भी यहाँ पे बहुत सफ़र किया। 2018 से 2023 का जो समय है, 6 साल, तो बहुत लंबा था। तो बड़ा स्ट्रगल मैंने लोगों का देखा है, अपने स्ट्रगल के साथ साथ भी। आज मैं तो चलो निकल गई किसी तरीके से, गंगा नहाई, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है यार उनको देख करके। तो मैं नहीं चाहती यार कि बच्चे टाइम पास करें, है ना। बहुत कंपटीशन है, आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग भंवरकुआं पर आकर, बच्चे दूर दूर से आकर के, इवन अदर स्टेट से आकर के, आप सोचो कि इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए। तो अगर पढ़ रहे हो ना आप, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना चाहिए, है ना। टाइम पास वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए यार। टाइम पास वाली चीज़ें करना है तो फिर कुछ आप और ही कर लो ना, जो दिखे भी सही कि हाँ टाइम पास कर रहे हो। बेचारे मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि यार हमारा बच्चा इंदौर में पढ़ने के लिए गया है, तो उनके सपनों के साथ हमको छलावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब हम मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। अब जो एकदम फ्रेशर बच्चा है जिसके कोई नोट्स नहीं बने हैं, तो क्या होता है कि टेस्ट सीरीज में हमको 3 बार रिवीजन करने का टाइम मिलता है ना। जैसे टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि पहले आपका पार्ट वाइज टेस्ट होगा। जैसे फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का रहता है, तो हिस्ट्री में वो पार्ट ए का आपको किसी दिन टेस्ट लेंगे और उसके लिए आपको 4 से 5 दिन का वो टाइम देते हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें जिसमें आपको प्रॉपर बीच में टाइम मिले तैयारी का। तो अब यहाँ पर आपका हार्डवर्क बहुत बढ़ जाएगा। जिन स्टूडेंट के नोट्स नहीं है, पर उनको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार मेरे पास आज नोट्स नहीं है तो आज से 3 महीने बाद मेरे पास नोट्स बन जाएंगे।
ये नहीं सोचना है कि नहीं बनेंगे, ठीक है ना। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कम समय में भी आप मेंस को कैसे निकाल सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज देने गए, आपको मान लो 5 दिन का ब्रेक मिला है ना, पार्ट 1 की तैयारी करने के लिए। अब आपको यहाँ पर आपकी जो मेन अग्नि परीक्षा है ना वो स्टार्ट होती है। आपको 10-10 12-12 घंटे पागलों की तरह पढ़ना है। नींद, भूख, प्यास, चैन सब कुछ त्यागना है। अगर आपने ऐसा 3 या 4 महीने कर लिया तो मैं बता रही हूँ कि आगे आने वाला जो समय है, आप मेरी जगह होंगे। मेरी बातों को अभी लोग सुन रहे हैं क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ। अगर मैं सिलेक्ट नहीं होती मान लीजिए, तो कोई मेरी बात सुनना क्यों पसंद करता। मान लीजिए किसी का हिंदी अच्छा नहीं होता है, उसके नोट्स उनके छूट गए हैं, तो वो अपनी छूटी हुई चीज़ों पे वो बंदा काम कर ले जो ऑलरेडी मेंस दे चुका है। और जो पहली बार दे रहा है मेंस, उसको तो भैया बहुत मेहनत करनी है ना। इंदौरी में बोले तो एकदम लपक के उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर उसको पहली बार में मेंस निकालना है तो उसको 10 से 12 घंटे जो है वो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा और पूरे उसको नोट्स साथ साथ बनाते चलना है। जैसे कि पहले पार्ट 1 का टेस्ट हुआ या कुछ कोचिंग यूनिट वाइज भी टेस्ट लेती है, तो उतनी यूनिट के उसको नोट्स बनाना है, फिर उसको पढ़ना है और पढ़ करके उसको टेस्ट देके आना है। तो पहले पार्ट वाइज टेस्ट हुआ है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर उसके बाद में पूरा एक FLT हुआ। तो एक बार पार्ट 1 का रिवीजन हुआ, एक बार पार्ट 2 का रिवीजन हुआ, फिर जब FLT हुआ तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का फिर से रिवीजन हो गया उसका। 3 घंटे का पेपर हुआ तो ऐसे फिर उसका रिवीजन भी हो जाएगा है ना। और जब उसका 1 घंटे का मतलब पूरा पार्ट जो यूनिट 1 का पूरा टेस्ट हुआ उसका, तो फिर उसको क्या करना है कि तब नोट्स नहीं बनाना पड़ेंगे क्योंकि उसका तो दोनों पार्ट का ऑलरेडी जब उसने पहली बार टेस्ट दिया था तब उसने नोट्स बना लिए, तो अब अगली बार वो अच्छे से रिवीजन करके जाएगा। तो ऐसे उसको थोड़ा करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा हार्डवर्क तो रहेगा। जैसे जब मैंने 2020 की मेंस दी थी तो क्या हुआ था, सिलेबस एकदम से चेंज हो गया था आशीष भाई। तो पूरा सिलेबस 2019 का था, उसके प्रॉपर नोट्स बने थे, उसकी बढ़िया तैयारी थी। अब 2020 का एकदम से पता चला कि मेंस देना है, तो फिर क्या हुआ कि पूरा नोट्स को मॉडिफाई किया मैंने। तो आप बात नहीं मानोगे आशीष भाई, जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तुरंत में और फिर उसी समय बस पढ़ना चालू ही किया था 2020 के लिए। तो फिर मैं क्या करती थी कि यही जो तरीका अप्रोच मैं बच्चों को बताती हूँ वो मैंने ही अपनाया था कि मैं नोट्स बना लेती थी। जो मेरे पास नहीं था, जो पुरानी कॉपी में थे उन पेजों को तो मैंने फाड़ के और सीधे नई वाली कॉपी में चिपका दिया था, और जो चीज़ें नहीं थी मेरे पास, जो बिल्कुल ही बदल गई थी, उनके नोट्स बनाए थे। फिर भले ही अगले दिन टेस्ट देने जाना हो और रात के 3 बज गई हो तब भी जग करके उसके नोट्स कंप्लीट करे थे। क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं और वो बात यह है कि अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मगर अगर आप स्वर्ग की चाह रखते हो तो आप पहले सोच लो कि आपको मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग मिलेगा। मेरे बदले आप मर जाएंगे तो आप सोचो कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, दीदी मैं मर जाता हूँ, तो नहीं होगा है ना। तो स्वर्ग चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा। मतलब मरने से तात्पर्य है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी खुद को, फिर आपको ना दिन देखना है ना रात देखनी है। तो इस तरीके से आप मेंस का पढ़ें है ना। मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेंस में राइटिंग का को लेकर के बहुत सारे लोगों में विवाद रहता है कि जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उनका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे यार राइटिंग का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मेरा नज़रिया क्या है राइटिंग को लेकर के। तो देखिए, राइटिंग ऐसी हो कि रीडेबल हो, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, ठीक है, रीडेबल हो। हर जो आप अक्षर बना रहे हो वो आपको समझ में आए, दूसरे को भी समझ में आए। जैसे मैं छा छतरी का बहुत गलत बनाती थी, तो जब मैंने टेस्ट सीरीज दी तो छा छतरी का जहाँ पे बनाती थी वहाँ पे अंडा लिखा हुआ आ जाता था, तो मैंने वो सुधार किया। तो ये टेस्ट सीरीज से होता है। टेस्ट सीरीज मतलब क्या, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे जब आप टेस्ट सीरीज देंगे और जो टीचर्स है उसको चेक करके आपको रिव्यू देंगे, रिमार्क्स देंगे, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। 3 मार्कर को कैसे लिखें, 5 मार्कर को, 11 मार्कर को, है ना, उसके बारे में भी आगे अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है कि आपको इस तरीके से मेंस पढ़ना चाहिए। दीप, पहले ना एक मेंस के रिसोर्सेज के बारे में बता दो, आपने कैसे पढ़ा, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि आपने किस एकेडमी के नोट्स पढ़े तो आप वो बता सकते हैं। साथ ही किसी बच्चे को मेंस की तैयारी जो रिसोर्सेज वाला पार्ट है वो आप थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए।
देखिए मैं एकदम सही बात बोलूँगी, बच्चों को बिल्कुल गुमराह करूँगी नहीं। मैंने कभी कोई मोटी किताब में से नहीं पढ़ा है ना? मैं हमेशा 2-3 कोचिंग के नोट्स प्रेफ़र करती थी। जैसे मैं सिविल जॉब से पढ़ाई की है मैंने, तो वहाँ के नोट्स मेरे पास ऑलरेडी थे। फिर मैं आकार कोचिंग के नोट्स लेकर के आ गई थी, है ना? दृष्टि के भी नोट्स मेरे पास में अवेलेबल थे। तो मैंने इन 2-3 कोचिंग को ही मर्ज करके अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे, जो आपको भंवर को वहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ की शॉप्स पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपको एकदम लेटेस्ट नोट्स चाहिए तो आप उन कोचिंग्स में जाके एकदम लेटेस्ट जो नोट्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो मैंने पूरी अपनी पढ़ाई इसी तरीके से की। अब मान लीजिए कि मुझे कोई टॉपिक जो है उस नोट्स में नहीं मिला, तो फिर मैंने उसके लिए मार्केट में अदर बुक स्टॉल्स पे बुक सर्च करके देख ली, जो भी पॉपुलर बुक्स वगैरह थी उसमें से ले लिया। अगर मुझे उसका कंटेंट भी समझ में नहीं आया तो फिर इंटरनेट जो है उसको मैंने लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखा था। पर अगर आप ये सोचो कि इंटरनेट से ही आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एक बार जब आप ब्राउजिंग करने के लिए जाते हैं ना, तब आपके सारी चीज़ें खुल जाती है वहाँ पे। इंस्टा भी खुल जाता है, फेसबुक भी खुल जाता है, टेलीग्राम भी खुल जाता है, और फिर उसमें गए आप तो आपके 2 घंटे कहाँ चले जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। ठीक है दी, मार्कर्स के बारे में 3 मार्कर और 5 मार्कर के बारे में आप बात करना चाहते थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है 3 मार्कर के लिए स्पेसिफिकली, 5 मार्कर के लिए? देखिए 3 मार्कर जो है ना उसका बहुत मतलब महत्वपूर्ण रोल आपकी एग्जाम में रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 मार्कर आपके कितने 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आप मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन में से आपने 11 क्वेश्चन भी बहुत प्रॉपर अगर लिख कर आए ना, तो आपको उन 11 क्वेश्चन में पूरे 3 मार्कर में 3 में से 3 नंबर पूरे मिल सकते हैं। मतलब 3 मार्कर में आपके नंबर नहीं कटते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। और ये जो चीज़ है ये एक स्टूडेंट समझता नहीं है और 3 मार्कर की वो तैयारी करता नहीं है। और 3 मार्कर में मतलब उसको 1-1 नंबर मिल रहे हैं या 1.5 नंबर मिल रहे हैं या 2-2 नंबर मिल रहे हैं, तो इस तरीके से वो वहाँ पे परफॉर्म करके आता है। तो 3 मार्कर एक ऐसी चीज़ है जिसमें MPPSC की कॉपी चेकर्स आपको फुल मार्क्स भी दे सकते हैं। तो अब वो फुल मार्क्स उनसे खींचना कैसे है? 3 मार्कर के लिए आपको एग्जाम में 2 या 3 लाइन मिलती है मेरे ख्याल से। 3 लाइन भी अभी लास्ट कॉपी में नहीं मिली थी, जो लास्ट एग्जाम हुआ था तो उसमें 2 लाइन ही बच्चों को मिली थी। तो अभी देखना होगा कि PSC कॉपी में सुधार करते हैं क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे आवेदन भी दिया था कि कॉपी में थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है। तो क्या है कि आप मान के चलिए कि अगर हमें 3 लाइन वहाँ पे मिल रही है, अब मान लीजिए PSC ने कोई परिभाषा पूछी है, ठीक है, कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो आप पर्यावरण की परिभाषा दे रहे हो, अगर आपको किसी वैज्ञानिक की परिभाषा याद है तो आप लिख दो फलाना वैज्ञानिक के अनुसार डैश लगा के परिभाषा कि जो है जीवों के चारों ओर का जो भी वातावरण है और जो भी उसकी डेफिनेशन है उसको पर्यावरण कहते हैं, और फुल स्टॉप। उसके अंदर जो भी की पॉइंट था आप उसको अंडरलाइन कर दो या फिर आप उसको बॉक्स के अंदर डाल दो। ऐसा करने से आप क्या कर रहे हो, एग्जामिनर को ये चीज़ बता रहे हो कि भाई इसको पढ़ लो, क्योंकि वही वो पूछ रहा है, और वही अगर आप उसको इजी कर दोगे उसके लिए देखना तो वो आपको खुशी से नंबर देगा। तो आप उसको ब्रैकेट में डाल दो, आप उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना। अब अगली बार उसने ये पूछा कि लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस फलानी तारीख को मनाया जाता है, फुल स्टॉप, खत्म, दैट्स इट। उसमें और कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है। और उस चीज को, उस लाइन को, उस डेट को आप अंडरलाइन कर दो या बॉक्स में डाल दो, तो उसका फोकस सिर्फ उसी पे जाएगा, फटाफट से चेक करेगा और खुशी से आपको पूरे 3 नंबर देगा। और इससे क्या होगा, जितना पूछा आपने उतना ही लिखा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि और कोई सा 3 मार्कर जिसमें आपको कोई परिभाषा लिखनी थी तो उसमें आपको ज्यादा शब्द लिखने पड़े तो आपको ज्यादा समय लगा, तो वो समय आपने यहाँ से कवर कर लिया। अब जैसे उसने पूछा कि पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र में अंतर बताइए, तो अब आप ऐसी गलती मत करना कि बीच में एक लाइन खींच दी और इधर पर्यावरण इधर पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि आपको तो 2 ही लाइन मिल रही है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र की डेफिनेशन आपको छोटी छोटी लाइनों में लिखनी पड़ेगी। और 3 मार्कर में आपको जो आपकी हेड राइटिंग है उसके अक्षर थोड़े छोटे बनाने चाहिए, क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम वहाँ पे रहता है। और जो 3 मार्कर हैं वो आपके स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। 3 मार्कर में जो भी चीज़ पूछी है उसको आपको हाईलाइट कर देना चाहिए, या तो आप उसको ब्रैकेट में डाल दो या आप उसको अंडरलाइन से दिखा दो। कोई चीज़ टिप्पणी करने के लिए पूछी है, किसी परिभाषा को पूछा है तो आपको उसको वर्डिंग में लिखना है,
है ना। और अगर आपसे कोई चीज़ पॉइंट वाइज पूछी है कि 3 कारण लिखिए, तो आप लिखेंगे कारण और उसके 3 कारण आप बता देंगे। हेडिंग आपको 3 मार्कर में नहीं देना है। तो इस तरीके से आपको 3 मार्कर अटेम्प्ट करना है। 3 मार्कर की तैयारी आपको प्री के नोट्स से करना है। अगर आप अलग से 3 मार्कर के नोट्स बना सकते हो तो आप बना लीजिए, वेल एंड गुड है। अब हम बात करते हैं 5 मार्कर की, आशीष भाई। तो देखिए 3 मार्कर मैंने 20 मिनट में सॉल्व कर लिए, ठीक है, या फिर मैंने 15 मिनट में उसको सॉल्व किया। अब मैं क्या करती थी, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मैं सीधे जंप कर देती थी बड़े क्वेश्चंस पे, 11 मार्कर पे, ठीक है। 11 मार्कर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 पेजेस मिलते हैं। तो 11 मार्कर का आप अपने माइंड में, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और पीएससी मेंस देंगे, वो ये माइंड सेट कर लो कि मुझे उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो लिखना ही लिखना है, चाहे फिर मेरी जान चली जाए, मैं ये लिखूंगा। और एक चीज़ और गठान बांध लो कि 11 मार्कर मुझे कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, चाहे मुझे पूरा नहीं आता हो, उसका बस एक शब्द ही आता हो, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से ठानना है कि वो 11 मार्कर तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं या छोड़ूंगी ही नहीं। ये माइंड आपको सेट करके जाना है। तो 3 कस्में 11 मार्कर के लिए आपको खानी है। पहली ये कि आपको उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना है। दूसरी ये कि उसमें आपको उस क्वेश्चन को आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है। इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप ये वाला स्प्रिट वहाँ पर लेकर जाएंगे ना, तो आपके छूटेंगे नहीं क्वेश्चन, आपके हाथ तेज चलेंगे। तो ये चीज़ अंदर से हमको मतलब दिमागी तौर पे वहाँ पे प्रिपेयर होके जाना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 11 मार्कर में आपको एक डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बिल्कुल देना ही देना है। ये 3 रूल है 11 मार्कर को लिखने के, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, 3 से 4 लाइन से ज़्यादा लंबा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर उसने आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दीजिए, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जो है वो नदियों का मायका है। यहाँ से अधिकांश नदियाँ जो है निकल करके अन्य राज्यों में जाती है। जो कुछ नदियां हैं, नर्मदा ताप्ती, वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, शेष नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इंट्रोडक्शन खत्म। इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए, जैसे नदियों का मायका, ऐसे शब्दों का आपको उसमें इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एकदम आपके आंसर को अलंकृत कर दे, सजा दे, सामने वाला पढ़े तो एकदम उसका मन बाग बाग हो जाए, इस तरीके से। फिर आप एमपी का मैप सेंटर में बनाइए, क्योंकि 11 मार्कर का क्वेश्चन है ये, तो आप मैप को सेंटर में बनाइए, ये आपकी पूरी स्पेस कवर करेगा, ठीक है। उसमें आप नदियाँ बना दीजिए, फिर आप लिखने लग जाइए कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जो भी प्रमुख नदियां हैं उनको आप पहले लिखें, और जो छोटी नदियां हैं उनको बाद में लिखते हुए उसकी विशेषताएं, गति कितनी है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है ना, किस दिशा में बहती हैं, सहायक नदियां कितनी हैं, कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन सी परियोजनाएं उसके ऊपर बनी हुई हैं, उसका क्या महत्व है। तो ये सारी बातें आप उसमें बताइए, अंत में आप उसको कंक्लूड कीजिए। जो भी नदियों के बारे में एमपी गवर्नमेंट की या इंडियन गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। जैसे नमामि देवी नर्मदे परियोजना चल रही है, या जो भी करंट की जो चीज़ें हैं आप उसको रिलेट करके और उसको कंक्लूड करें, है ना। तो इस तरीके से आप आपका एक आंसर लिखे 11 मार्कर का। जैसे एक और एग्जांपल मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का लूँगी कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन को बताइए, है ना। तो उसका आपको बहुत अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन लिखते हुए कि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, है ना, जो भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में फली फूली एक सभ्यता थी, और ऐसे 2-3 लाइन में बढ़िया सा उसको लिख करके, और हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आपको बताना है, तो आप उसका एक फ्लो चार्ट बना दें, क्योंकि वहाँ पे तो एमपी था तो हमने एमपी का डायग्राम बनाया था, आप यहाँ पे तो क्या बनाएंगे, तो आप उसका फ्लो डायग्राम वहाँ पे बनाएं, और फिर उसके बारे में लिखना चालू करें कि नगर विन्यास था, है ना, समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, है ना, पक्की नालियाँ थी, और सारी चीज़ें जो भी उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बता के उसको कंक्लूड करेंगे। अब कंक्लूड आपको हमेशा करंट से या शासन की नई योजनाओं से, जो भी मतलब की पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हैं, पूरा दम लगाना है। तो हड़प्पा के नगर नियोजन में आप वर्तमान स्मार्ट सिटी अवधारणा को ले सकते हैं कि जो वर्तमान में स्मार्ट सिटी अवधारणा है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा से हम उसको प्रेरित मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको कंक्लूड करें, तो आप मानेंगे कि डेफिनेटली आपको 8 से 9 नंबर मिलेंगे,
टेस्ट सीरीज में मुझे इतने ही नंबर मिलते थे, जैसे जब 3 मार्कर में सॉल्व करती थी तो 2.5 3 2 2.5 3 इतने नंबर मिलते थे। जो क्वेश्चन नहीं बनते थे उसमें 1 भी मिलता था। तो उससे आपको बिल्कुल भी डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है ना। 7 8 ये बड़े क्वेश्चन में इतने नंबर आते थे। और आप बात मानेंगे आशीष भाई कि जितने मतलब नंबर टेस्ट सीरीज में आए थे उससे मेन एग्जाम में केवल 40-50 नंबर ही कम आए हैं। तो टेस्ट सीरीज जो है ना वो आपका एक मतलब प्री एग्जाम है जो आपको बता देता है, जैसे एक प्री बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो आपको बता देता है कि आपको मेन की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इतने नंबर आने वाले हैं। करेक्ट है। मतलब आपको एक आपकी हैसियत बता देता है कि आप कितने पानी में हैं। तो वो एक हर स्टूडेंट को देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 11 मार्कर का हो गया है। देखिए अब हम 5 मार्कर की बात करते हैं। तो देखिए 5 मार्कर में क्या होता है कि एक पेज पे आपको 2 5 मार्कर लिखने हैं, ठीक है। तो हाफ पेज डिवाइड रहता है। तो 5 मार्कर के लिए आपको 10 एक लाइन मुश्किल से मिलती है, 7 से 10 लाइनें मिलती हैं मुश्किल से, ठीक है। तो 5 मार्कर में आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें पूछी हैं उसको केवल एक लाइन में आप उसका इंट्रोडक्शन अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख दें। अगर आप उसको स्किप करना चाह रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन 5 मार्कर में स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन का नेचर देख लें कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। और 5 मार्कर में भी आप एक छोटा सा फ्लो डायग्राम है ना या एक छोटा सा मैप आपकी कॉपी के राइट हैंड साइड में ज़रूर दें। 11 मार्कर में तो हम सेंटर में दे रहे थे, लेकिन 5 मार्कर में हमको क्या करना है साइड में देना है, क्योंकि हमारे पास जगह कम है लेकिन हमको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है तो हम साइड में एक मैप देंगे। अब मान लीजिए कि मैप देने की जगह वहाँ पर है नहीं, क्वेश्चन ऐसा आ गया और आधा ही पेज है, तो फिर आप पूरा जो आंसर है ना वो आप एक डायग्राम के रूप में समझा दें कि जैसे किसी के कारण पूछे, मान लीजिए उससे उसने आपसे 5 नंबर में पूछा है कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे, तो आपने बीच में एक रेक्टेंगल बना के उसमें लिखा कारण, ठीक है। अब उसमें से आपको 4-5 अलग अलग लाइनें निकाल के गोले में या पॉइंट में उसके कारण बता देने हैं। इससे आपके क्वेश्चन में डाइवर्सिटी रहेगी और आपका पूरा टाइम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, कम समय में लिखवा जाएगा और पेज भी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बार आप आ रहे हैं उसने कोई अंतर पूछा है तो आप टेबल फॉर्म का यूज करके अंतर दे दें। अगली बार उसने किसी चीज के प्रकार पूछे हैं तो बता दिया। मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें मध्य प्रदेश का मैप बनाना ना भूले। नदियां पर्वत चाहे मध्य प्रदेश के संदर्भ में चाहे भारत के संदर्भ में पूछे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो तो आप मैप बनाना ना भूले, चाहे वो भारत का हो चाहे वो एमपी का हो। जैसे एमपी की ज्योग्राफी में मुझे याद है एमपी के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सब में एमपी के मैप बनाए थे। अब मैप ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के नाम पे आपने कुछ भी बना दिया उल्टा सीधा, नहीं, मैप की आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत मैप बना के वहाँ पे आ रहे हैं तो आपका उल्टा नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 5 मार्कर की तैयारी करें। उसमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन का नेचर देख करके आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 मार्कर कंप्लीट करना है। 3 मार्कर में एक बात बताना भूल गई कि 3 मार्कर में बिल्कुल भी आपको तुक्का नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया कि डीप फेक न्यूज़ है ना या डीप फेक वीडियो या डीप एआई, अब उसको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता तो उसको भलता लिख के नहीं आना आपको उल्टा सीधा, उसको आपको छोड़ दो, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप उसको पैराग्राफ में लिख कर के आए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी ABCD कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो उसको छोड़ कर आए। अगर शुरुआत के 4 क्वेश्चन आपसे 3 मार्कर नहीं बने हैं तो आप शुरुआत के 4 क्वेश्चन छोड़ के आ जाइए। आप डीमोटिवेट वहाँ पे मत होइए कि यार मुझसे तो बना ही नहीं, मैं कुछ तो लिखूं, हो सकता है मुझे कुछ नंबर मिल जाए। नहीं मिलते नंबर, काट देते हैं वो, और उल्टा आपके जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उन पे भी उसका गलत इफेक्ट पड़ता है, फिर वो उसमें भी आपको नंबर कम देते हैं। तो 3 मार्कर आपकी एग्जाम की प्रस्तावना है, प्रीम्बल है, आईना है, जो कॉपी चेकर को दिखाएगा कि ये स्टूडेंट कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कैसा इसका प्रेजेंटेशन है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए कि कोई गलत वर्ड लिखा गया है तो उसको केवल एक बार आरी लकीर मार के आपको कट करना है, उसको डार्क नहीं करना है जैसे छोटे बच्चे करते हैं, वैसा उसको नहीं करना है, ताकि उसको दिखे भी नहीं कि यार ये कट लगा हुआ है। जब वो पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कट लगा है, तो उसको छोड़ के वो आगे का पढ़ेगा। अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। आई फील कि प्रीलिम्स और मेंस के बारे में जितनी स्ट्रैटेजी, जितनी टिप्स आपने शेयर की है, हर एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। इंटरव्यू के लिए कौन से मूल मंत्र है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए?
देखिए, जब आप प्री क्वालीफाई कर लेते हो, मेंस क्वालीफाई कर लेते हो और फिर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो, तो आशीष भाई, मैं एक एमपीपीएससी का जिसने भी सिलेबस डिज़ाइन किया है उनको एकदम हेड्स ऑफ करना मैं बोलूँगी कि वो बच्चे को इतना गुणी और इतना ज्ञानी बना देता है ना कि वो इंटरव्यू के लिए तो ऑलरेडी 80-90% सेल्फ प्रिपेयर्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें वो पूरा एमपी जान लेता है, पूरा भारत जान लेता है और विश्व की भी कुछ चीज़ें, जैसे अब तो सिलेबस चेंज हो गया तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी चीज़ें जान लेता है एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट्स, है ना। प्री में वो करंट अफेयर्स पढ़ता है तो उसको सारी चीज़ें पता रहती है। मेंस में भी हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह में, बाकी ज़्यादा कोई रोल रहता नहीं है मेंस में तो करंट अफेयर का। तो एक स्टूडेंट मतलब 90% 80% फुलफिल होता है इन्फॉर्मेशन से। अब उसको करना क्या है, कुछ चीज़ें उसको सुधारनी है, कुछ एटिकेट सुधारने हैं, बोर्ड मेंबर के सामने बोलने का तरीका क्या रखना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए मायने रखती है। और एक और ख़ास बात इंटरव्यू के लिए जो मायने रखती है वो ये है कि इंटरव्यू मतलब आपके अंदर झांक करके वो देखते हैं कि आप क्या व्यक्तित्व है आपका, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण इंटरव्यू होता है ना। तो आपसे जुड़ी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी, जैसे कि आपका होम टाउन, जहाँ पर आप रहते हो, आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर आपने पढ़ाई की है, आपके होम टाउन में रह करके, तो वहाँ की क्या खासियत है, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल कैसे करें। अगर एक महिला है तो महिलाओं को कौन कौन से संवैधानिक वैधानिक प्रावधान है, सीआरपीसी में क्या प्रावधान है महिला सुरक्षा के लिए, आईपीसी में क्या दंड के प्रावधान है महिला अपराधों के लिए, है ना। जो अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महिलाएं क्या कर रही हैं राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं। तो जो भी आपका बायोडाटा है, जो भी आपका डेफ फॉर्म है, उसमें जो जो चीज़ें आपने लिखी है, जो जो चीज़ें मेंशन की है, फिर चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपका नाम है, कुछ यूनिक नेम है तो उसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। आपका बर्थ जिस ईयर में हुआ उस ईयर में भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी क्या इतिहास में, वो पूछी जा सकती है। उस मंथ में क्या, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ उस मंथ में कौन कौन से विशेष दिन आते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। मतलब आप आपका डेफ लेके बैठिए, उस डेफ की हर एक लाइन एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आपके लिए हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है इंटरव्यू के लिए। करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं भारत के संदर्भ में, है ना, अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसमें आपके विचार इंटरव्यू जानने की कोशिश इंटरव्यूअर आपसे कर सकते हैं कि आपका क्या नज़रिया है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो वहाँ पर हमको जो नज़रिया है वो बात ध्यान में रखनी है कि हमें कभी भी सरकार के बुराई वहाँ पर नहीं करनी है, सरकारी तंत्र के खिलाफ आपको वहाँ पर नहीं जाना है। अगर मान लीजिए कि सरकार की किसी नीति से आप पर्सनली डिसएग्री भी करते हो और उसमें आपको कुछ खामियां भी लगती है, तो उसको इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि सर इसमें अगर ये सुधार होते तो ये और ज़्यादा बेस्ट होता। तो इस तरीके से आपका वहाँ पर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो क्योंकि अगर वो ये चेक करते कि यार सरकार की बुराई कर रहा है तो सरकार के साथ कैसे काम करेगा, तो ये तरीका, ये अप्रोच होनी चाहिए। फिर बहुत सारे एटिकेट्स होने चाहिए, उठना बैठना कैसे है, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इंटरव्यू को इतना हल्के में ना लेकर के आपको 3-4 मॉक इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए एक स्टूडेंट को, अगर वो सच में सिंसियर है पीएससी के लिए, जिसमें आपकी छोटी छोटी खामियां, आपके छोटे छोटे एटिकेट्स आपको सिखाए जाते हैं, बैठने उठने का तरीका, बोलने का तरीका, आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम अलग से भी सेशन रख सकते हैं। तो बहुत सारी बारीकियां जो हैं वो आपको इंटरव्यू में सिखाई जाती हैं, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। दीदी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। एंड आई फील प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बहुत डीप स्ट्रैटेजी आपने बताई है जो हर एस्पिरेंट के काम आने वाली है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कई सारी फीमेल्स के लिए आप एक रोल मॉडल है, राइट। फीमेल्स, इवन नॉट जस्ट फीमेल, हर एस्पिरेंट के लिए आप रोल मॉडल है। जिन कठिनाइयों से आप उठ के इस पूरे एग्ज़ाम को आपने क्रैक किया है, आपका हर एक एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज होगा जो उनको हेल्प करे एमपीपीएससी एग्ज़ाम के?
देखिए एस्पिरेंट्स अभी देखो एमपीपीएससी के 2020 के रिजल्ट आए हैं, तो Right. जो बच्चे तैयारी नहीं भी करते थे या जिन्होंने एमपीपीएससी नाम ही पहली बार सुना था, उनको भी लगता है कि यार मैं एमपीपीएससी की तैयारी करके एक बार में कलेक्टर बन जाऊं, डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं। Right. तो ऐसा नहीं है, आप मोटिवेट हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी जो मैंने अभी पिछले 40 मिनट या 45 मिनट में बताई है। Right. मतलब आपको एक पूरा धैर्य, पेशेंस रखना होगा, और आप सोचोगे कि इंटरनेट के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी टॉपर से इंस्टाग्राम पे 1-2 मैसेज में आपने स्ट्रेटेजी पूछ ली और उसके ज़रिए आप निकाल पाओ, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप इंस्पायर हुए हो, आपके अंदर वो आग लगी है जिसकी ज़रूरत थी, तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं तो कर सकते हो, तभी तो आपने सोचा ना। अगर आप सोचते ही नहीं तो बात अलग होती। Right. तो अगर आपने सोचा है तो आप फुल डेडिकेशन के साथ करो। समय आपको थोड़ा देना पड़ सकता है, तो आप धैर्य संयम के साथ करो। जो तरीका हमने बताया वो डेफिनेटली आपको काम आएगा। उसमें और कुछ चीज़ें अगर छूट गई है तो आप इन्हांस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। All right. दीदी थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट पे आने के लिए एक बार फिर से, और बच्चों को, एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करने के लिए। आई फील हर एस्पिरेंट ने इस पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय किया होगा। बट इस पॉडकास्ट को एंड करने के पहले मैं चाहूँगा आपकी सबसे फेवरेट मोटिवेशनल लाइन कौन सी रही है जिससे आप इंस्पायर हुए हो? देखिए आशीष भाई, जो स्टूडेंट खास करके जिन्हें लगता है कि एक अधिकारी बनना उनकी तकदीर में नहीं है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा यह मत सोचो कभी, क्योंकि क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ, क्योंकि तस्वीर बदली है मेरे साथ। मेरे सिलेक्शन के पहले की और मेरे सिलेक्शन के बाद की तस्वीर में बहुत अंतर है दोस्तों। तो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा सेल्फ आप मोटिवेट रहिए। आपको कोई भी प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपके हर प्रश्नों का वहाँ पे जवाब दूंगी। आपके मंगल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। आशीष भाई।